अगली सुबह हुई। अनिका जोशी द वेडिंग कंपनी पहुंची। उसने महंगे ब्रांड के कपड़े पहन रखे थे। मायरा को आते देखकर वो तुरंत उसके पास गई। बहन, मैं भी आज तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है। मायरा ने सोचा कि अनिका और ईशान की आमने सामने मुलाकात हो जाए तो अच्छा रहेगा। दोनों ईशान की कंपनी पहुंचे और उसके ऑफिस में गए। गुड मॉर्निंग मिस्टर कपूर, मैं अनिका जोशी हूँ। हम दोनों मेरी कजिन की शादी में मिले थे, है ना? अनिका ने आते के साथ ईशान को हेलो किया। वहीं मायरा चुपचाप खड़ी थी। ईशान इरिटेट हो गया। उसने मायरा को गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस में किसी को भी लेकर आने की? सॉरी। मायरा ने तुरंत माफी मांगी। वो मिसेस कपूर बनने की लिस्ट में मिस अनिका का भी नाम है। ईशान के एक्सप्रेशन थोड़े नॉर्मल हुए। फिर उसने टेबल पर रखे टेलीफोन को उठाया और एक नंबर डायल किया। अंदर आ जाओ। अगले ही पल प्रेक्षा अंदर आई। ईशान ने उससे कहा, इन्हें बाहर लेकर जाओ। प्रेक्षा ने अनिका से कहा, "अम, मिस जोशी आप मेरे साथ चलिए। जाने से पहले अनिका ने मायरा के कान में धीरे से कहा, मिस्टर कपूर को मेरी सारी क्वालिटीज के बारे में बताना मत भूलना। अब ऑफिस में सिर्फ ईशान और मायरा बचे थे। उसने मायरा की तरफ देखकर कहा, तुम्हें मेरी चॉइस इतनी लो लगती है? ईशान चिढ़ा हुआ था कि उसे अनिका जैसी लड़की से प्यार कैसे हो सकता है। मायरा ने अपना सिर झुकाए रखा। ये सब मेरी गलती है। मैं बिना पूछे अपनी बहन को यहाँ लेकर आ गई। फिर ईशान अजीब तरीके से बोल पड़ा, अंजलि तुम्हारा इस्तेमाल करके मेरी बीवी बनना चाहती है और उसने जलन के मारे मेरा केस तुमसे छीन लिया था। और रही बात अनिका की, तो उसकी जगह से तुम्हें हर बार परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो क्या इतने के बाद भी तुम उसे अपनी बहन मानती हो? जोशी परिवार ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, इसलिए मैं उनका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मायरा ने धीमी आवाज में कहा, अगर तुम्हें लगता है कि अनिका मिसेस कपूर बनने के लायक नहीं है तो मैं उसका नाम लिस्ट से हटा दूंगी। बस तुम अपना मूड मत खराब करो, ओके? ईशान काफी ज्यादा गुस्से में था। उसका सपोर्ट होते हुए भी मायरा यूं लोगों की मनमानी कैसे चलने दे रही थी। सोफे पर बैठ जाओ, ईशान ने ऑर्डर देते हुए कहा। मायरा ने चुपचाप उसकी बात मान ली। सोफे पर बैठते वक्त मायरा के पैर में दर्द शुरू हो गया, जो कल की चोट की वजह से था। उसने अपने दर्द को छिपाया और ईशान को इसकी भनक तक नहीं लगी। ईशान तुरंत चलकर आया और उसके पैर को पकड़कर टच करने लगा। मायरा हैरान हो गई। उसने हिचकिचाते हुए कहा, मिस्टर कपूर, ये आप क्या कर रहे हैं? मायरा ने आज स्कर्ट के बजाय पैंट्स पहने थे ताकि उसकी चोट न दिखे। फिर ईशान को उसकी चोट के बारे में कैसे पता लग गया? रोटी खा ईशान ने ले जब हैं मायरा ये। के पैर को लड़खड़ाते हुए देखा, तभी वो समझ गया था कि इनका उसके ये साथ बर्तन कुछ नहीं। हुआ है। ईशान ने तुरंत मायरा के पैंट को हल्का सा ऊपर किया और उसके काले धब्बे नजर आए। उसने जैसे ही उसके पैर को दबाया, मायरा दर्द के मारे चीख पड़ी, प्लीज, उसे उसे टच मत करो। मायरा की आंखों में आंसू भर गए थे। ईशान ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, तुम्हें आए दिन चोट कैसे लगती रहती है? मायरा के चेहरे का रंग उतर गया। वो खुद को चोट थोड़ी पहुंचाना चाहती थी। हर बार किसी दूसरे बर्तन की हो वजह गया। से उसे दर्द सहना पड़ता है। मायरा ने सैड सा फेस बनाकर कहा, सॉरी मिस्टर कपूर, मैंने हमारी फर्स्ट नाइट पर किए गए वादे को पूरा नहीं किया। ईशान ने मायरा से कहा था कि उसकी चोट ठीक होने के बाद वो फिजिकल होने के बारे में सोचेंगे। मायरा की बात सुनकर ईशान ने अजीब तरीके से कहा, तुम्हें क्या लगता है मुझे सिर्फ तुम्हारे साफ सुथरी बॉडी से मतलब है? अरे ईशान ने तुरंत मायरा के पैर को झटका दिया। नहीं, मायरा ने मना करते हुए कहा। ईशान उठकर खड़ा हो गया। मायरा नहीं चाहती थी कि ईशान उसकी बात का गलत मतलब समझे, इसलिए वो तुरंत खड़ी हुई और ईशान को हग कर लिया। मिस्टर कपूर, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मायरा ने आज से पहले कभी खुद ईशान के करीब आने की कोशिश नहीं की थी, पर उसने जैसे ही ईशान को हग किया, वो उसके बॉडी की खुशबू में खो गई। ईशान काफी ज्यादा लंबा था, इसलिए जब मायरा ने उसे पकड़ा तो उसका चेहरा ईशान के चेस्ट तक पहुंच रहा था। हल्की ठंडी के मौसम में भी मायरा के हाथ में पसीना आने लगा था। फिर उसने सिर को ऊपर किया और ईशान की आंखों में देखा। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब था? ईशान ने रूडली पूछा। मायरा अपने लिप्स को बाइट करने लगी। उसका चेहरा धीरे धीरे लाल होने लगा था। ईशान ने दोबारा पूछा, बताओ। मेरे कहने का मतलब बस ये था कि मैं तुम्हारी बीवी होने के सारे फर्ज निभाना चाहती हूँ। मायरा को आखिर में दिल की बात कहनी ही पड़ी। ओह, ईशान को समझ नहीं आया कि वो और क्या बोले। मायरा को लगा कि ईशान को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए वो तुरंत हड़बड़ाकर बोल पड़ी, मैं सच कह रही हूँ, अगर तुम्हें मेरी चोट से कोई परेशानी नहीं है तो हम कभी भी अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, किसी भी वक्त। ईशान ने जानबूझकर ये बात दोहराई। अभी कैसा रहेगा? मायरा की आंखें खुली रह गई। अभी वो कैसे ऐसा कुछ कर सकती थी? एक तो ये ईशान का ऑफिस है, ऊपर से उसकी बहन अनिका दरवाजे के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। इसके बारे में सोचकर ही मायरा की पूरी बॉडी कांप उठी। उसने ईशान के गुस्से को शांत करने के लिए फ्लो फ्लो में ये बात कह दी थी और अब वो चाह कर भी पीछे नहीं हट सकती थी। ईशान ने देखा कि मायरा काफी घबराई हुई थी। उसने स्माइल करते हुए मायरा के चेहरे को थपथपाया। तुम जाकर हॉस्पिटल डॉक्टर से मिलो। नहीं, ये बड़ी मामूली बड़ी है चोट है, यार। कुछ दिनों में खुद ठीक हो जाएगी। मायरा ने धीमे से कहा, पर ईशान अपनी बात पर अड़ा रहा। मुझे तुम्हारी रिपोर्ट्स चाहिए।
पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मायरा ने हैरानी से ईशान की तरफ देखा। उसकी बॉडी इतनी भी नाजुक नहीं है कि एक छोटी सी चोट के लिए उसे फुल बॉडी चेकअप करवाना पड़े। ईशान समझ गया कि मायरा इतनी आसानी से उसकी बात नहीं मानने वाली है। तुम जाओगी या फिर मैं तुम्हें गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाऊं? ये सुनते ही मायरा के गाल टमाटर की तरह लाल हो गए। अगर ईशान ने सच में ऐसा किया तो पूरी कंपनी को उनके रिश्ते की खबर लग जाएगी। मायरा ने तुरंत मना कर दिया। मैं काम खत्म करते ही हॉस्पिटल चली जाऊंगी और अनिका को यहाँ लाने के लिए सॉरी। मायरा ने माफी मांगी। मैं उसे अभी यहाँ से लेकर जाती हूँ। हाँ। मायरा के ऑफिस से बाहर आते ही अनिका तुरंत उसके पास चलकर गई और पूछा, अंदर क्या बात हुई? अनिका, मिस्टर कपूर को तुम पसंद नहीं आई। मायरा ने अपनी बात कहते हुए लिफ्ट का बटन दबाया। लिफ्ट के अंदर घुसते ही अनिका के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया और उसने चिढ़कर कहा, बात ये नहीं है कि ईशान को मैं पसंद नहीं आई हूँ, तुम मिसेस कपूर बनना चाहती हो। हाँ, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मायरा हैरानी से अनिका की तरफ देखने लगी। अनिका ने मायरा के ऊपर हंसते हुए कहा, तुमने उसके साथ रात जो गुजारी है। ये सुनकर मायरा को बहुत तेज गुस्सा आ गया। अब ये भी उसकी ही गलती थी कि ईशान ने अनिका को रिजेक्ट कर दिया। ईशान ने ठीक कहा था कि अनिका हर बार गलती करके बच जाती है और मायरा को उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। तुम मुझे ऐसे क्या घूर रही हो? अनिका ने मुंह बनाकर कहा। मुझे ऑफिस से बाहर तुम्हारी आवाजें सुनाई दे रही थी। तुम कह रही थी कि दर्द हो रहा है और ऐसा कुछ। सच में तुम इतनी बेशरम हो कि उसके ऑफिस तक में ऐसी हरकत करोगी? मायरा चौंक गई। फिर उसे समझ आया कि जब ईशान ने उसके पैर पे लगी चोट को छुआ था तब उसने ये बात कही थी, जिसका अनिका ने गलत मतलब निकाल लिया। सच में उसके बच्चों के अलावा अगर कोई उसकी केयर करता था तो वो ईशान ही था। बाकी सब तो बस उससे अपना फायदा निकलवाना जानते थे और जब उनके मन की बात पूरी नहीं होती तो वो उस पर ब्लेम लगाने लगते, ठीक जैसे अंजलि और अनिका ने किया था। अनिका, मुझे पता है कि तुम कभी मेरी इज्जत नहीं करना सीखोगी, पर कम से कम मिस्टर कपूर की तो इज्जत करो। मायरा ने सीरियस होकर कहा। मिस्टर कपूर वैसे इंसान नहीं है। पर अनिका ने चिढ़ते हुए कहा, मुझे पता है कि ईशान वैसा नहीं है, पर तुम तो गिरी हुई हो ना। जरूर तुमने मिस्टर ईशान को बहकाया होगा और फिर फिजिकल होने के बाद सारा ब्लेम उस पर डालकर भोली बनने का नाटक करने लगी होगी। हाँ, आखिर तुम 18 साल की उम्र में ही प्रेग्नेंट हो गई थी, वो भी किसी अनजान लड़के के साथ। मायरा को इतना तेज गुस्सा आया कि उसने कसकर अपनी मुट्ठी बंद कर दी। 6 साल पहले जो कुछ हुआ था वो बस एक गलती थी और अब मायरा के लिए उसके बच्चों से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं था। अतीत की गलतियों को ठीक करना किसी के बस में नहीं होता है, इसलिए अब जरूरी ये था कि मायरा आज कैसी लाइफ जीती है और अपना फ्यूचर किस तरह बनाती है। जब अनिका ने देखा कि मायरा चुप हो गई थी तो उसने और मजाक उड़ाते हुए कहा, इसीलिए तुम्हारी जैसी कैरेक्टरलेस लड़की मिस्टर कपूर को डिजर्व नहीं करती है। ईशान एक बार सोनम की शादी में तुम्हारा पार्टनर बनकर क्या आ गया? तुम्हें लगा कि वो तुम्हें लाइक करता है? हाँ, और मुझे पता है कि मेयर वर्मा और मिस्टर कपूर रिया के कहने पर वहाँ आए थे। सोनम तो बेवकूफ है जो उसे ये बात समझ नहीं आई, पर मैं उसकी तरह स्टूपिड नहीं हूँ। और वैसे भी अगर मिस्टर कपूर को तुम में इंटरेस्ट होता तो वो अपनी पार्टनर ढूंढने के लिए तुम्हारी कंपनी को क्यों हायर करते? मायरा ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तुम्हारा हो गया या कुछ कहना बाकी है? मायरा को यूं नॉर्मल और शांत देखकर अंजलि और ज्यादा इरिटेट होने लगी। मायरा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी फैमिली की कोई कद्र नहीं है। अगर मम्मी पापा को पता होता कि तुम ऐसी निकलोगी तो वो तुम्हें कभी गोद नहीं लेते। ठीक है, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी तो मैं खुद अपना काम निकलवा लूंगी। अनिका लिफ्ट से उतरी और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद मायरा ने आह भरी। उफ, जोशी परिवार ने कभी उसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया था, पर फिर भी मायरा को पूरी जिंदगी उनके एहसान तले दब कर रहना पड़ेगा। मायरा अपनी कंपनी वापस पहुंची। वो अपने ऑफिस में जाकर बैठी ही थी कि उसके सामने आकर कोई खड़ा हो गया। जब मायरा ने अपना सिर उठाया तो उसे देखकर वो चौंक गई। मानव, ये यहाँ क्या कर रहा है? मानव ने कैजुअल सूट पहन रखा था। उसे खुलकर जिंदगी जीना पसंद था, इसलिए उसने अपनी फैमिली बिजनेस में भी कभी हाथ नहीं बटाया। मायरा, तुम अपने क्लाइंट्स को ऐसे ग्रीट करती हो? मानव ने अजीब तरीके से कहा। मायरा के सिर में दर्द शुरू हो गया। कोई उसे शांति से काम करने क्यों नहीं दे रहा था? अंजलि और मिष्टी दोनों ने ऑफिस में उसका जीना हराम कर रखा था। अनिका उसे ईशान को छीनने के लिए ब्लेम कर रही थी और अब उसके सामने मानव आकर खड़ा हो गया था। मायरा ने अजीब तरीके से रिप्लाई दिया, वो आजकल मैं काम में थोड़ा व्यस्त हूँ, चलो मैं तुम्हें ऑफिस के बाकी लोगों से मिलवाती हूँ। मायरा खड़ी हुई और बाहर जाकर सबसे कहा, ये मिस्टर शर्मा हैं, इनका केस हैंडल करने के लिए अभी कोई फ्री है? तभी एक फीमेल वर्कर खड़ी हुई और चलकर मायरा के पास आई। मायरा ने उसको इंट्रोड्यूस करवाया। मिस्टर मानव, ये मेरी कलीग शिप्रा है, आप दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं। मायरा वापस अपने ऑफिस में जाने ही वाली थी कि मानव बोल पड़ा, मायरा, मैंने कब कहा कि मुझे किसी और से अपना काम हैंडल करवाना है? मैंने बताया था ना कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। मायरा ईशान का केस संभालने में व्यस्त थी। मानव ने तुरंत धमकी देते हुए कहा,
तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे बॉस से कंप्लेन कर दूं कि तुम गेस्ट की बात को हल्के में लेती हो? मायरा के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। उसने शिप्रा को कहा, तुम जाकर बैठ जाओ। शिप्रा काफी यंग थी, जिसने हाल ही में कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरी की थी और यहाँ कंपनी में इंटर्नशिप कर रही थी। और वो अच्छे से जानती थी कि अंजलि और मिष्टी दोनों कुछ दिनों से मायरा को टारगेट कर रहे थे, इसलिए वो भी मायरा की बिल्कुल इज्जत नहीं करती थी। तुम्हें नहीं लगता है कि मिस्टर कपूर का केस मिलने के बाद से तुम खुद को ज्यादा बड़ी दिखाने की कोशिश कर रही हो? इतना कहते ही शिप्रा पीछे मुड़कर अपनी जगह पर बैठ गई। मायरा का मूड ऑफ हो गया। आजकल उसके साथ सब ऐसे क्यों पेश आ रहे हैं? लगता है ऑफिस के लोगों के साथ तुम्हारी ज्यादा बन नहीं रही है। मानव ने हंसते हुए कहा, अगर तुमने किसी और लड़के के लिए मुझे नहीं छोड़ा होता तो आज तुम्हारी जिंदगी कुछ मायरा पास्ट की चीजों के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने मानव को बीच में ही टोक दिया। ठीक है, ये बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम है? तुम्हारी कंपनी डेटिंग के लिए फेमस है ना, तो मुझे भी अपने लिए एक ब्लाइंड डेट चाहिए। मानव ने मुस्कुराते हुए कहा। मायरा ने फॉर्म लाकर उसे दे दिया। ठीक है, इस फॉर्म को भर दो और साथ में अपनी आईडी कार्ड का फोटोकॉपी और फीस जमा कर दो, ठीक है? मायरा ये सब बता रही थी कि उसे कुछ याद आया और उसने तुरंत पूछ डाला, "अम, तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट? फिर सोनम का क्या?" मानव ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। मायरा ने उसकी पर्सनल लाइफ में और घुसना नहीं चाहा। उसने मानव की सारी इंफॉर्मेशन रजिस्टर की। ओके, तुम्हें कॉल पे बाकी डिटेल्स मिल जाएंगी। मानव के जाने के बाद मायरा अपने काम में लग गई। काम इतना ज्यादा था कि उसे घर आने में देरी हो गई। वो जब थक हार कर वापस घर आई तो सबसे पहले बच्चों के कमरे में गई। उन्हें यूं गहरी नींद में सोते देखकर मायरा का मूड खुद ब खुद बढ़िया हो गया। सैटरडे को भी मायरा सुबह से काम में लगी हुई थी। लंच करने के बाद वो दोनों बच्चों को बाहर खेलने के लिए लेकर गई। घर से कुछ दूर पर एक पब्लिक पार्क था। वहां पहुंचते ही पीहू ड्राइंग बनाने लगी। वीकेंड होने की वजह से पार्क में काफी भीड़ थी। मायरा के पास उतने पैसे नहीं थे कि वो उन्हें अम्यूजमेंट पार्क लेकर जाए, पर कम से कम वो उन्हें यहाँ लाकर प्रकृति की खूबसूरती को सराहने का मौका दे सकती थी। तभी मायरा का फोन बजा। मायरा ने हर्ष से पीहू का ध्यान रखने को कहा और साइड में जाकर कॉल पिक किया। हेलो मिस्टर मल्होत्रा। मायरा ने शादी का प्लान तैयार करके करण को भेजा था। करण को मायरा का काम बहुत पसंद आया। मिस मायरा, कल संडे है, अगर तुम फ्री हो तो कल लड़कियों के साथ अपॉइंटमेंट रखते हैं। जरूर। मायरा बिजी तो थी, पर वो ये काम जल्दी से पूरा भी करना चाहती थी। टाइम और प्लेस आप डिसाइड कीजिएगा, मैं उन लड़कियों को इनविटेशन भेज दूंगी। करण ने मायरा को एक रेस्टोरेंट का पता भेजा। वहीं पीहू पेंटिंग बनाने में व्यस्त थी और हर्ष उसके बगल में बैठकर अपनी कार से खेल रहा था। तब तक मिष्टी वहां आई। उसे पीहू की पेंटिंग वाली जगह पसंद आ गई थी और वो एक सेल्फी लेना चाहती थी। इसलिए उसने बच्चों को डांटते हुए कहा, तुम दोनों कहीं और जाकर खेलो। हर्ष को मिष्टी का बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो तुरंत बोल पड़ा, ये जगह आपकी है? नहीं। मिष्टी ने नजर घुमाई। अगल बगल कोई बड़ा इंसान नहीं था। पर ये जगह तुम्हारी भी नहीं है, इसलिए भागो यहाँ से। पीहू ने अपनी पेंटिंग में घर के सामने एक विच की ड्राइंग बनाई। फिर उसने मुस्कुराते हुए हर्ष से कहा, देखो भैया, ये दोनों एक जैसे दिखते हैं ना? फिर पीहू ने जानबूझकर वो ड्राइंग मिष्टी को भी दिखाई। मिष्टी तुरंत भड़क गई। तुम मुझे चुड़ैल कर रही हो? हाँ? उसे यूं गुस्से में देखकर दोनों बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। मिष्टी तुरंत पीहू को मारने के लिए आगे बढ़ी। तब तक हर्ष ने पेंटिंग में यूज हो रहे पानी की कटोरी उठाई और मिष्टी के ऊपर फेंक दी। आह! मिष्टी ने नई स्कर्ट पहनी थी। हर्ष के पानी फेंकने से उसकी स्कर्ट का कलर खराब हो गया और वो गुस्से से चिल्लाने लगी, अंजलि मैम, यहाँ आकर इन बच्चों को सबक सिखाइए। अंजलि के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। आखिर ये बच्चे कौन हैं और बड़ों के साथ ऐसी बदतमीजी करने की इनकी हिम्मत कैसे हुई? मिष्टी के गुस्से से कोई भी बच्चा डरकर भाग जाता, पर इन्होंने उल्टा उसका ही मजाक बना दिया। तुम दोनों की इतनी हिम्मत! अंजलि तुरंत वहां आई। तुम दोनों चुपचाप यहाँ से चले क्यों नहीं जाते हो? हम क्यों जाएं? हम यहाँ पहले आए थे। हर्ष ने कॉन्फिडेंट होकर कहा। मिष्टी की आंखों में आंसू भर गए थे। देखिए ना, मेरी ड्रेस खराब हो गई। उसने मुंह बनाकर अंजलि से कहा। अंजलि ने उसे डांट दिया। एक ड्रेस ही तो है, इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है। फिर उसने देखा दोनों बच्चे अभी तक वहीं थे। लड़की सीरियस होकर ड्राइंग कर रही थी और लड़का उसकी पेंटिंग की तारीफ कर रहा था। अंजलि ने गुस्से से पीहू की पेंटिंग स्टैंड को लात मारकर नीचे गिरा दिया। पीहू तुरंत जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। देखो, इस आंटी ने मेरी पेंटिंग खराब कर दी। वहां पार्क में काफी भीड़ थी, इसलिए पीहू को यूं रोते हुए देखकर कई सारे लोग वहां पहुंच गए। सभी लोग अंजलि और मिष्टी की तरफ इशारा करके बातें करने लगे कि कैसे दोनों इतने छोटे बच्चों को परेशान कर रही थी। देखो आजकल की लड़कियों को, इतने मासूम बच्चों के साथ इतने बुरे तरीके से पेश आ रही हैं। वही ना, इन दोनों बच्चों ने कितनी प्यारी पेंटिंग बनाई है। लोगों की खरी खोटी सुनने के बाद अंजलि और मिष्टी वहां से जाना चाहते थे, पर पीहू और हर्ष ने उनके पैर को पकड़ लिया। अब इतने लोगों के सामने वो बच्चों को जबरदस्ती हटा तो सकती नहीं थी।
इसलिए मिष्टी और अंजलि एक दूसरे को बेबसी भरी निगाहों से देखने लगे। तब तक दोनों बच्चों ने मिष्टी और अंजलि की पीठ पर ड्राइंग्स चिपका दी, जिसके बाद हर्ष और पीहू ने उन्हें छोड़ दिया। बच्चों के हाथ हटाते ही मिष्टी और अंजलि वहां से भाग खड़ी हुई। वो दोनों जितनी तेजी से भागती, उतना उन्हें देखकर लोग हंस रहे थे। उन्हें समझ नहीं आया कि ये सब क्या चल रहा था। तभी मिष्टी ने अंजलि की पीठ पर बनी पेंटिंग देखी और उसकी हंसी छूट गई। अंजलि मैम और पिग। मेरी बेइज्जती करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अंजलि गुस्से से मिष्टी को घूरने लगी। मिष्टी ने तुरंत अंजलि की पीठ पर लगी ड्राइंग को निकाला और अंजलि को दिखाया। उसमें एक पिग का चेहरा बना हुआ था। वो बच्चे! अंजलि ने उस ड्राइंग को फाड़ दिया। मुझे बस वो दोबारा दिख जाए, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी अंजलि ने देखा कि मिष्टी की पीठ पर भी पेपर चिपका हुआ था। उसने पेपर हटाकर मिष्टी को पकड़ाया। मिष्टी ने देखा कि उस पेपर पर लिखा हुआ था, पिग की चमची। अब जाकर उन्हें समझ आया कि पार्क में सभी लोग उन पर हंस क्यों रहे थे। आखिर ये बच्चे थे किसके, जिनकी चालाकी हमारे लिए सिर दर्द बन गई? मिष्टी ने चिढ़ते हुए कहा। दोनों बच्चों का उनका पैर पकड़कर रोना सिर्फ एक ड्रामा था। उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया ताकि वो उनके पीछे ये पेंटिंग चिपका सके। उन बच्चों से बेवकूफ बनकर अंजलि और मिष्टी की उन दोनों के पीछे जाने की हिम्मत नहीं हुई। एक पेड़ के नीचे हर्ष पीहू के लिए पेंटिंग का स्टैंड सही कर रहा था। वहां से गुजरते हुए एक आदमी ने हर्ष से पूछा, ये टूट चुका है, तुम इसे कैसे ठीक करोगे? तुम तो एक बच्चे हो। हर्ष ने कहा, मेरी मॉम बहुत मेहनत करती है, जब मैं इसे ठीक कर दूंगा तब ये नए से भी ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, मेरा भाई बहुत स्मार्ट है। पीहू ने हर्ष की तारीफ करते हुए उसे देखा। वो हर चीज ठीक कर सकता है। जिन बच्चों के पास सुविधा नहीं होती, वो सब चीजें जल्दी सीख लेते हैं। पीहू का पेंटिंग स्टैंड हर्ष के रिपेयरमेंट के बाद पहले से भी अच्छा हो गया था। फोन पर बात करके मायरा दोनों बच्चों के साथ बैठ गई। हर्ष ने कहा, मुझे लगा कि आप किसी को डेट कर रही हैं। मायरा ने कुछ फूल उठाते हुए कहा, मेरे प्यारे हर्ष, मैं तुम्हें ही डेट कर रही हूँ, तुम ही मेरे लवर हो। रविवार की दोपहर मायरा 10 लड़कियों को करण से मिलाने एक होटल में ले गई। तुम दोनों घर पर अच्छे से रहना, ठीक है? मायरा ने बच्चों से कहा। आज मुझे ओवरटाइम करना है। मायरा उन 10 लड़कियों को होटल में करण के पास लेकर गई। किसे पता था कि करण का पहला सवाल ये होगा, तुम में से वर्जिन कौन है? मायरा को विश्वास नहीं हुआ कि इस जनरेशन में भी कोई ऐसा लड़का होगा जो लड़कियों की वर्जिनिटी के बारे में सोचेगा। सारी लड़कियों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। करण ने दूसरा सवाल पूछा, इसकी उम्र 20 साल या इससे कम है? सिर्फ एक लड़की ने अपना हाथ उठाया। वर्जिनिटी तो कोई प्रूफ नहीं, लेकिन सबके पास उम्र का प्रूफ था। उनमें से कोई भी अपनी आइडेंटिटी कार्ड की जानकारी चेंज नहीं कर सकती थी। वो लड़की अंकिता जैन जुलाई में कॉलेज से ग्रेजुएट होगी। अंकिता ने बाकी लड़कियों को घमंड के साथ देखा और करण के पास चली गई। मिस्टर मल्होत्रा, मेरा नाम अंकिता जैन है। अंकिता ने अपने क्यूट से चेहरे को ऊपर उठाकर करण को देखते हुए कहा। करण ने अंकिता का हाथ पकड़ा और मायरा को बाकी लड़कियों को बाहर ले जाने के लिए इशारा किया। मायरा भी जाने के लिए तैयार हो गई। मिस्टर मल्होत्रा, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मायरा बाकी 9 लड़कियों के साथ वहां से चली गई। उनमें से एक ने लिफ्ट में शिकायत करते हुए कहा, हाँ, उसने हमसे हमारी वर्जिनिटी के बारे में पूछा, लेकिन क्या वो खुद वर्जिन है? और उसने सबसे छोटी लड़की को चुना। साफ दिखाई दे रहा है कि वो अपनी सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, हमें वहां से निकालकर बिल्कुल सही फैसला किया। अमीर लोग हमेशा छोटी लड़कियों के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये कितना बकवास है। वो सिर्फ खेल रहे हैं, असल में वो सीरियस नहीं है। मायरा चुप थी। यही है असली दुनिया, सबको अपनी पसंद चुनने का हक है। कुछ लोग लड़कियों के लिए पैसे देने को तैयार हैं, वहीं कुछ उन्हें अपनी रखेल बनाकर रखते हैं। ये बिजनेस है, सब एक दूसरे से अलग हैं। कोई अपने पैसों को लेकर सीरियस है तो कोई अपनी फीलिंग्स को लेकर। कहा जाता है कि परफ्यूम का चाहे कोई भी ब्रांड हो, इसमें 95% पानी ही होता है। सिर्फ 5% में अलग अलग सीक्रेट रेसिपी होती है। लोग भी ऐसे ही होते हैं। सब में 95% चीजें एक जैसी ही होती हैं, लेकिन वो 5% लोगों को एक दूसरे से अलग बनाती है। इसलिए हमें उस 5% के लिए मेहनत करनी है। अगले दिन मायरा ने ईशान को कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए। ईशान सुबह ही मीटिंग खत्म करके कॉन्फ्रेंस रूम से अपने ऑफिस जा रहा था। उसने एक सूट पहन रखा था जिसमें वो बहुत अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंट लग रहा था। ईशान डॉक्यूमेंट्स को देख रहा था। मायरा उसकी टेबल के पास खड़ी रिपोर्ट कर रही थी। बहुत ज्यादा लोगों की एप्लीकेशन आने की वजह से हम इतने कम समय में इन एप्लीकेशन को चेक नहीं कर पाए। क्या तुम डॉक्टर के पास गई? ईशान ने मायरा को घूरते हुए पूछा। मायरा चौंक गई। वो ये बात बिल्कुल भूल चुकी थी। मैं भूल गई, उसने धीरे से कहा। ईशान ने नाराजगी से कहा, इसका मतलब तुमने मेरा ऑर्डर नहीं माना? ऐसा नहीं है, मायरा ने जल्दी से मना करते हुए कहा। वो सच में बहुत बिजी थी, लेकिन वो ईशान को ये बात कैसे समझाती जिससे उसका गुस्सा शांत हो जाए।
ईशान को मायरा की परवाह थी और उसे मायरा के घाव याद थे। मायरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने ईशान की आंखों में देखा, जिससे उसे थोड़ा डर लगने लगा। ईशान अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और मायरा के पास गया। जैसे ही ईशान मायरा को घूरने लगा, वो पीछे हटने लगी। हालांकि मायरा के पीछे टेबल थी और उसके पास यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। ईशान ने मायरा की तरफ देखा, जो अपना सिर नीचे करके ईशान की डांट का इंतजार कर रही थी। उसने देखा कि मायरा घबरा रही है। उसने पूछा, तुम इतनी नर्वस क्यों हो? मायरा ने अपने होंठ काटते हुए कहा, मुझे डर लग रहा है। मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा, ईशान ने कहा। मायरा सोचने लगी कि अगर ईशान उसे खा जाएगा तो उसके बच्चों का क्या होगा। मेरा टेस्ट अच्छा नहीं है। मैंने सुना है कि इंसान का मांस कड़वा होता है। इतना कहकर मायरा ने ईशान की आंखों में एक अलग सी चमक देखी। अचानक उसे कुछ एहसास हुआ और वो शर्माने लगी। वो दोनों ही ईशान की बात का अलग अलग मतलब समझ रहे थे। लैंग्वेज सच में कितनी अजीब है, एक शब्द के कितने मतलब हो सकते हैं। जब मायरा को ईशान की बात समझ में आई तो वो चुप हो गई। वो ईशान से नजरें चुराने लगी। ईशान को देखने से उसे डर लग रहा था। मेरे साथ चलो, ईशान ने बाहर जाते हुए कहा। मायरा दंग रह गई। आप कहाँ जा रहे हैं? हॉस्पिटल, ईशान ने कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मायरा इतना बिजी किस चीज में थी कि उसे हॉस्पिटल जाने का भी वक्त नहीं मिला। वो ईशान से भी ज्यादा बिजी थी, एक कंपनी के बॉस से भी ज्यादा। मायरा ने देखा कि ईशान ने सिर्फ शर्ट पहन रखी है। हालांकि रूम में ठंड नहीं थी, लेकिन ये वसंत की शुरुआत थी और बाहर अभी भी थोड़ी ठंड थी। मायरा ने ईशान का सूट कोट लिया और उसके पीछे लिफ्ट में चली गई। लिफ्ट से बाहर निकलने पर उन्हें ठंडी हवा महसूस होने लगी। मायरा ने ईशान के कंधों पर वो कोट रख दिया। ईशान मायरा से बहुत लंबा था, इसलिए मायरा के लिए ये करना थोड़ा मुश्किल था। मुझे ठंड नहीं लग रही, ईशान ने मायरा को देखते हुए कहा। मायरा खुद ठंड से कांप रही थी। क्या एक आदमी और औरत में ठंड को महसूस करने में इतना फर्क होता है? ईशान ने मायरा को उस कोट से ढक दिया, क्योंकि उसका चेहरा ठंड से नीला पड़ रहा था। मेरा खून खौल रहा है, ईशान ने मायरा को गुस्से में घूरते हुए कहा। मायरा तुरंत समझ गई कि आखिर ईशान क्या कहना चाहता था। ईशान आज ऐसी बातें क्यों कर रहा था जिससे मायरा की धड़कन तेज हो रही थी। मायरा को समझ नहीं आया कि लड़के उन लड़कियों के साथ क्यों सोना चाहते हैं जो वर्जिन हैं। क्या वो उस लड़की के साथ इतना इंटीमेट हो जाएंगे जिसे वो प्यार भी नहीं करते? इससे पहले कि मायरा समझती, ड्राइवर उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए कार ले आया। मायरा को आते देख डॉक्टर पूनम ने उसे ग्रीट करते हुए पूछा, मिस मायरा, आप यहाँ? सब ठीक तो है ना? पिछले हफ्ते टेबल से मुझे चोट लगी थी। मैंने कहा था मैं ठीक हूँ, लेकिन मिस्टर कपूर। मायरा ने ईशान को बाहर जाते हुए देखा, फिर शर्माते हुए कहा, मिस्टर कपूर ने इस चेकअप के लिए जिद की। डॉक्टर पूनम ने मायरा का बॉडी चेकअप किया और प्रिस्क्रिप्शन लिखते हुए कहा, तुम्हारे एक्सरे से पता चल रहा है कि सब कुछ ठीक है, बस थोड़े घाव हैं जो दवा से ठीक हो जाएंगे। थैंक यू। मायरा सोचने लगी कि ईशान उसकी जरूरत से ज्यादा फिक्र करता है। हालांकि जब उसने ईशान को बाहर वेट करते हुए देखा तो उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। मायरा ने ईशान को अपनी रिपोर्ट दी। वो उसे ध्यान से पढ़ने लगा। मायरा थोड़ा चौंक गई। जब उसने ईशान को अपने प्लान के डॉक्यूमेंट दिए थे, तब उसने जल्दी से उसे पढ़ लिया, लेकिन इस बार वो एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ रहा था। सब ठीक है, अब चलते हैं, मायरा ने कहा। ईशान रिपोर्ट को पढ़ते हुए ही मायरा के साथ चलने लगा। जब वो प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट के आगे से निकले तो उन्होंने कुछ लड़कियों को वहां देखा। इस हॉस्पिटल का प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट बहुत फेमस है और यहाँ का अपॉइंटमेंट भी बहुत मुश्किल से मिलता है। मायरा ने एक लड़की को फोन पे ये कहते हुए सुना, मैं अभी अपॉइंटमेंट ले रही हूँ, लेकिन मुझे अगले महीने तक वेट करना होगा। तुम्हें पता है, आज एक अमीर आदमी ने ब्लाइंड डेट में मुझसे पूछा कि क्या मैं वर्जिन हूँ, इसलिए अब मुझे सर्जरी करवाने की जरूरत है। एक वर्जिन बनकर रहने से सब अच्छा समझते हैं, तो सर्जरी करवा लेनी चाहिए। मायरा वहीं रुक गई और उस लड़की की बात सुनने लगी। ये हॉस्पिटल फेमस तो है, लेकिन बहुत महंगा है। यहाँ के डॉक्टर भी दुनिया के बेस्ट प्लास्टिक सर्जन हैं। आजकल ब्लाइंड डेट में कौन सच कहता है? आज के जमाने में लड़कों को अट्रैक्ट करने के लिए आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। ठीक है, मैं सर्जरी के लिए पेमेंट करने जा रही हूँ, तुम डिसाइड कर लेना कि तुम्हें आना है या नहीं। शायद वो अपने बेस्ट फ्रेंड से बात कर रही थी, मायरा सोचने लगी। ईशान ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो रिपोर्ट को ही ध्यान से देख रहा था। जब उसने नोटिस किया कि मायरा उसके पीछे नहीं है तो वो रुक गया और मायरा को पीछे देखकर कहा, तुम क्या कर रही हो? मायरा जल्दी से ईशान के पास आई और बिना कुछ कहे उसके साथ पार्किंग लॉट में पहुंच गई। अगली बार कैल्शियम डेंसिटी चेक करवा लेना, रिपोर्ट को पढ़कर ईशान ने कहा। मायरा दंग रह गई। उसने अपना फुल बॉडी चेकअप 5 साल पहले करवाया था, जब उसने बच्चों की डिलीवरी की थी। तब डॉक्टर ने उसे कहा था कि उसमें विटामिन और कैल्शियम की कमी है। मायरा ने इसकी परवाह नहीं की, वो बस अपने बच्चों की परवाह करती थी। ठीक है, मायरा ने बात मानते हुए कहा। उसने अपने ड्राइवर को पहले कंपनी ले जाने को कहा। रास्ते में वो बिना मायरा से बात किए अपने बिजनेस मैटर से डील कर रहा था। मायरा भी चुप थी। वो करण और अंकिता के बारे में सोच रही थी। क्या लड़कों का लड़कियों की वर्जिनिटी के बारे में पूछना आम बात थी? ईशान से ये बात पूछने में उसे डर लग रहा था। मायरा वापस अपने ऑफिस आ गई। मिष्टी मायरा के पास आई। उसने खिड़की से मायरा को ईशान की कार से उतरते हुए देखा।
मिष्टी को लग रहा था कि मायरा और ईशान के बीच अफेयर चल रहा है। देखो, तुम शायद मिसेस कपूर बनने वाली हो, है ना मायरा? मायरा ने मिष्टी को इग्नोर किया। जब मायरा जाने लगी तब मिष्टी ने उसका बैग खींचा और उसे जमीन पर गिरा दिया। बैग में से मायरा की बॉडी चेकअप की रिपोर्ट भी जमीन पर गिर गई। प्रेगनेंसी रिपोर्ट, मिष्टी ने जल्दी से रिपोर्ट को उठाते हुए कहा। मायरा, मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम इतनी कमीनी हो। तुम एक बच्चे की मदद से मिस्टर कपूर को खुद से शादी करने के लिए फोर्स कर रही हो। तुम देखना, मैं जनरल मैनेजर के पास जाकर तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी कि तुम अपनी जॉब का फायदा उठा रही हो। मायरा ने जमीन से अपना बैग उठाया और मिष्टी से कहा, अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। मायरा चाहती थी कि जनरल मैनेजर भी देखें कि वो किस माहौल में काम कर रही है, इस डिपार्टमेंट का स्टाफ उसके साथ कैसे बिहेव करता है। मिष्टी हमेशा ही बिना सोचे समझे सारे फैसले लेती थी, इसलिए उसने तुरंत जनरल मैनेजर सुमित के ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। सुमित सर, मायरा ने अपनी जॉब का फायदा उठाते हुए मिस्टर कपूर के साथ एक रात बिताई और उनके बच्चे की मां बनने वाली है। सुमित ने सूट और चश्मा पहन रखा था, वो बहुत सिंसियर लग रहा था। क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? उसने मिष्टी से पूछा। वो मायरा को देख रहा था जो दरवाजे पर शांति से खड़ी थी। ये रहा सबूत। मिष्टी ने तुरंत वो रिपोर्ट सुमित को दे दी। सुमित ने वो रिपोर्ट ली और मायरा को देखने लगा। सुमित ने सोचा था कि मायरा अग्रेसिव हो जाएगी, लेकिन मायरा ने कुछ नहीं कहा। सुमित रिपोर्ट पढ़ने लगा। रिपोर्ट देखते ही सुमित के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने कहा, मिष्टी, ये किस चीज की रिपोर्ट है? क्या तुमने उसको ध्यान से पढ़ा? मिष्टी ने चौंकते हुए सुमित से वो रिपोर्ट ली। क्या? मायरा सुमित की टेबल के पास आई और कहा, पिछले हफ्ते मुझे ऑफिस टेबल से चोट लगी थी, ये उसी की रिपोर्ट है। मुझे समझ नहीं आया कि मिस्टर कपूर के ऑफिस से आने के बाद मुझे मेरे ऑफिस का फर्नीचर टूटा हुआ क्यों मिला। सुमित ने मायरा के क्यूट से चेहरे की तरफ देखा। वो बिना मेकअप के ही बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने धीरे से कहा, लेकिन उसकी बात बिल्कुल सही थी। मायरा ने कभी भी सुमित को अपने किसी कलीग की शिकायत नहीं की। वो एक इज्जतदार और उसूलों वाली लड़की थी जो जानती थी कि क्या सही है और क्या गलत। सुमित ये बात समझता था। कंपनी हॉस्पिटल की फीस पे कर देगी, सुमित ने कहा। मायरा ने सिर हिलाते हुए कहा, थैंक यू सुमित सर। सुमित ने मिष्टी पर गुस्सा होते हुए कहा, मैंने सोचा था कि मेरी टीम यहाँ पर कुछ अचीव करने के लिए है, लेकिन यहाँ तो ड्रामा चल रहा है। अगर फिर से ऐसी हरकत हुई तो मैं खुद अंजलि से मिलूंगा। मिष्टी अपने ही जाल में फंस चुकी थी। सॉरी सर, वो बहुत एम्बैरेस्ड थी। ये सब क्या हो गया? मायरा मिष्टी को अच्छी तरह से जान चुकी थी, इसलिए वो अब उसकी चाल में नहीं फंसने वाली थी। दूसरी तरफ सुमित मिष्टी को डांट रहा था। उसने अपना चश्मा ठीक करते हुए मिष्टी से कहा, जाओ और अपना काम करो। मायरा और मिष्टी दोनों साथ में बाहर आए। मायरा को उम्मीद नहीं थी कि सुमित उस पर गुस्सा होगा, और तो और वो मायरा के मेडिकल एक्सपेंसेस भी रीइंबर्स कर देगा। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, मिष्टी ने धीरे से वार्निंग देते हुए कहा। वेट एंड वॉच, मायरा ने नाराजगी से कहा। अगर तुम सुमित सर को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती तो दूसरों को नीचा दिखा। क्या तुम मिस्टर सुमित के पास रिपोर्ट चेक किए बिना ही चली गई? तुम्हारी वजह से वो मुझ पर गुस्सा हो गए। सॉरी मैम, मिष्टी ने सफाई देते हुए कहा। मैं बस मायरा का मजाक बनाना चाहती थी। अंजलि ने मिष्टी को लात मारते हुए कहा, अगली बार से मेरी एडवाइस के बिना कुछ मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें इस कंपनी से बाहर कर दूंगी। थोड़ी देर के लिए ये खबर मायरा हॉस्पिटल गई है और प्रेग्नेंट है पूरी कंपनी में फैल गई। अफवाह हमेशा जल्दी ही फैलती है। कस्टमर से अनकहा रिश्ता, ये सच में बहुत बड़ा टॉपिक था। मायरा अपने काम में इतनी बिजी थी कि उसके पास इन अफवाहों पर ध्यान देने का भी वक्त नहीं था। तभी मायरा के पास मानव का कॉल आया। नीचे आओ, मानव ने कहा। अगर तुम्हें मुझसे कोई काम है तो ऊपर आकर मुझसे बात करो, मायरा ने साफ साफ कह दिया। ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा कस्टमर हूँ, जो मैं चाहता हूँ वो करो, मानव ने दांत पीसते हुए कहा। मायरा ने फोन कट किया और लिफ्ट से नीचे चली गई। वो कंपनी की बिल्डिंग से बाहर निकली और देखा कि मानव अपनी कार का सहारा लेकर खड़ा है। मानव पर सूरज की किरणें गिर रही थी और वो गुस्से में लाल लग रहा था। मायरा उसके पास गई। कहो क्या बात है? मायरा, तुम्हें अच्छे से पता है कि बच्चों को जन्म कैसे देते हैं, है ना? जैसे ही मानव मायरा के ऑफिस आया, उसने सुना कि मायरा ईशान के बच्चे की मां बनने वाली है। वैसे मायरा ने सच में 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। मायरा को समझ आ गया था कि मानव ने कंपनी में फैल रही अफवाहों को सुना है, लेकिन वो इन सब पर ध्यान नहीं दे रही थी। मायरा ने सोचा कि अफवाहों को रोकने का यही एक सही तरीका है। मायरा ने मानव को घूरते हुए कहा, तुम्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं। तुम कितनी बेशरम औरत हो, मानव ने नाराजगी से कहा। तुम हर रोज किसी लड़के को फंसाती हो और उनसे बच्चे पैदा करती हो। मायरा मानव के ताने सुनने के लिए नीचे नहीं आई थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, इतने सालों में सोनम ने तुम्हारे किसी बच्चे को जन्म क्यों नहीं दिया? मानव को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। मायरा की हिम्मत कैसे हुई उसका मजाक बनाने की? उसने मायरा को पकड़ा और दरवाजे की तरफ धकेल दिया। जाने दो मुझे, मायरा ने धीमी आवाज में कहा। मानव स्ट्रांग था। मायरा ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो निकल नहीं पाई। मानव ने मायरा को गुस्से में देखते हुए कहा, तुम्हारे जैसी घटिया लड़की मेरी अटेंशन के भी लायक नहीं है।
मायरा ने मानव के पैर पर अपनी ईंट से मारा, जिससे मानव पीछे हट गया। मायरा वहां से भाग गई और चिल्लाते हुए कहा, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब मायरा वहां से जाने लगी तब मानव वहां खड़ा उसे देख रहा था। जब मायरा किसी और